हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ भरत खंडेलवाल और मैं आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 2 का एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स पे डिस्कशन करेंगे, जिसके द्वारा आपके चैप्टर के जो बेसिक्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, साथ साथ क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा क्वेश्चन सीरीज और ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। सो फर्स्ट क्वेश्चन, what happen when a solution of an acid is mixed with a solution of a base in a test tube? एक टेस्ट ट्यूब में यदि एसिड और बेस के सॉल्यूशन को मिक्स किया जाए तो क्या होगा? फर्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, आपके सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, आपके सॉल्यूशन का टेम्परेचर डिक्रीज होगा। टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन द सेम, आपके सॉल्यूशन का टेम्परेचर सेम रहेगा। और चौथा है सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस, सॉल्ट का फॉर्मेशन बनेगा। अब यहां पर एक चीज एकदम क्लियर है, एसिड बेस की रिएक्शन हो रही है, तो हम लोग जानते हैं कि जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो आपके क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहां पर सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। तो एक तो फोर्थ पॉइंट आपका सही हो गया, ठीक है, फोर्थ वाला पॉइंट। दूसरा, यहां पर टेम्परेचर के बारे में बात की गई है, तो एसिड प्लस बेस की जो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये एक तरीके की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। किस टाइप की रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक होने का मतलब क्या हो गया? हीट प्रोड्यूस होना। यह क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगी। और हीट प्रोड्यूस होने का मतलब हो गया टेम्परेचर बढ़ना। टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा यहां पर। तो यहां पर आपके एक पॉइंट और है, कौन सा वाला? पॉइंट नंबर 1। तो फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट सही है आपके, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। डी जो है ये आपका क्या हो गया? राइट हो गया, जिसमें फर्स्ट और फोर्थ सही बताए गए। ठीक है, तो आंसर इज योर डी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, an aqueous solution turns red litmus solution blue. Excess addition of which of the following solution would reverse the change? आपके एक एक्यूस सॉल्यूशन जो रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू कर रहा है ना, और बताइए कि एक्सेस एडिशन किस चीज का किया जाए कि ये जो चेंज है ये वापस रिवर्स हो जाए। दैट मीन्स अगेन ब्लू टू रेड। हमको देखना है कौन सी चीज है जो ब्लू लिटमस को किस में बदल दे? वापस रेड कलर में बदल दे। तो ब्लू लिटमस को रेड में बदलने की प्रॉपर्टी किस में होती है? तो इसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि एसिड और बेस की प्रॉपर्टी हमने जो पढ़ी थी कि एसिड और बेस कौन कौन से कलर को चेंज करता है। तो एसिड का काम था ब्लू लिटमस को रेड करना और बेस का काम था रेड को ब्लू करना। अब हमें यहां पर जो चाहिए वो चाहिए ब्लू टू रेड। दैट मीन्स चीज क्या हो जाएगी? आपके एसिडिक। अब इसमें कौन सी चीज एसिड है? बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जो होता है वो क्या होता है? आपको पता हो, बेकिंग पाउडर जो है वो आपके सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 एक बेसिक सब्सटेंस है। उसके साथ आपके लाइम जो है कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी एक बेसिक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH ये भी बेसिक है। तो आपके बचा क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो यू कैन सी हियर इज एन HCl एसिड और ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। आंसर विल बी योर डी। क्लियर चीज? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, during the preparation of hydrogen chloride gas on a humid day, the gas is usually passed through the guard tube containing calcium chloride. The role of calcium chloride taken in the guard tube is to। अब आप देखें कि ह्यूमिड डे पर एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जिसमें हाइड्रोक्लोराइड गैस को प्रिपेयर करने की कोशिश की जा रही है।
गैस इज यूजली पास, उस गैस को प्रिपेयर करने के बाद एक गार्ड ट्यूब से पास किया जाता है जिसमें कैल्शियम क्लोराइड भरा हुआ होता है। अब बताइए कि इस गार्ड ट्यूब में कैल्शियम क्लोराइड का रोल क्या था, ये आपको समझाना है यहां पर। तो बताइए क्या होगा कैल्शियम क्लोराइड का रोल। यहां पर 4 ऑप्शन है। एब्जॉर्ब द इवॉल्व गैस, इवॉल्व गैस को एब्जॉर्ब करना, मॉइस्चर द गैस, गैस को मॉइस्चराइज करना, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, गैस से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना, एंड एब्जॉर्ब क्लोराइड आयन फ्रॉम इवॉल्व गैस। अब यहां पर 4 ऑप्शन है, इन 4 में से CaCl कैल्शियम क्लोराइड जो है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का मेन रोल होता है टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ये इसका रोल है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, गैस में से मॉइस्चर को क्या करना, एब्जॉर्ब करना, है ना। उस गैस में अगर थोड़ी बहुत भी अगर कोई नमी ह्यूमिड डे पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, दैट मीन्स मॉइस्चर होने के चांसेस है, और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए इसे यहां पर यूज किया गया। तो ऑप्शन इज योर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following salt does not contain water of crystallization? इसमें से कौन सा सॉल्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं रखता। व्हाट डू यू मीन बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, आपको बताया था थ्योरी पढ़ाते समय कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब कि जब किसी सॉल्ट के साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो तो उन वाटर मॉलिक्यूल को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। अब एक एक करके सबके फॉर्मूले हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले आपके दिया हुआ है ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल जो है वो है CuSO4.5H2, यह है आपके कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3.10H2, और जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4.2H2। अब आप देखें यहां पर क्लियर है कि इन 3 के अंदर वाटर मॉलिक्यूल सॉल्ट मॉलिक्यूल के साथ हमें नजर आ रहा है। दैट मीन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहां पर भी है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहां पर भी है, और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहां पर भी है, इसमें नहीं है। दैट मीन्स बेकिंग सोडा इज योर राइट आंसर, बेकिंग सोडा में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, तो आंसर इज योर बेकिंग सोडा बी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज सॉल्ट ऑफ। सोडियम कार्बोनेट जो है वो एक बेसिक सॉल्ट है क्योंकि ये किससे मिलके बना हुआ सॉल्ट है वो बताना है। तो बेसिक सॉल्ट का रीजन बताना है। तो हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने टाइप ऑफ सॉल्ट जब हम लोगों ने पढ़े थे तो हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से सॉल्ट का नेचर डिसाइड किया जाता है। सॉल्ट जो होते हैं वो बेसिकली आपके 3 टाइप के थे, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। तो एसिडिक जो था वो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस से बनता था। बेसिक सॉल्ट जो होता है वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है, और न्यूट्रल सॉल्ट जो था वो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस या फिर वीक एसिड प्लस वीक बेस। तो यहां पर बेसिक सॉल्ट पूछा गया, इसका मतलब बेसिक सॉल्ट जो बनता है वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। वेयर इज द ऑप्शन? देखें, पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये तो न्यूट्रल सॉल्ट होता है। वीक एसिड एंड वीक बेस, ये भी न्यूट्रल सॉल्ट होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ये एसिडिक सॉल्ट होता है।
एंड वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये आपका बेसिक सॉल्ट होता है। इसका मतलब सोडियम कार्बोनेट जो है वो एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है। हम समझ सकते हैं किससे बना होगा। वीक एसिड का यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर है H2CO3, कार्बोनिक एसिड का यूज हुआ वीक एसिड के रूप में, प्लस इसको बनाया गया है NaOH से, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है। क्लियर? तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। डी इज द राइट आंसर। क्लियर चीज? ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनिमल। कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो टूथ एनिमल में पाया जाता है। इसका नेचर बताओ। अब कैल्शियम फॉस्फेट जो बनता है वो किससे बनता है वो समझ लेते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट हुआ तो Ca3PO4 होल ट्वाइस। अब आप देखें कैल्शियम, इसको बनाने में कैल्शियम फॉस्फेट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रोल हुआ एक तो, प्लस H2H3PO4 है। तो ये आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड एक वीक एसिड है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसे कहा जाए तो ये आपके स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, बट ये बहुत ज्यादा वीक बेस में भी नहीं आता, ये एकदम आपके माइल्ड बेस में आता है। किसमें आता है? माइल्ड बेस में, मतलब न बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है न बहुत ज्यादा वीक है, ये माइल्ड में है। जबकि फॉस्फोरिक एसिड वीक एसिड में आता है। तो इसका मतलब बेस इज मोर स्ट्रॉन्गर देन दिस एसिड। बेस जो है उस एसिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। दैट मीन्स ये जो सॉल्ट बनेगा, दिस सॉल्ट विल बी योर बेसिक सॉल्ट। ध्यान रखिएगा, ये सॉल्ट जो है वो कैसा है? बेसिक। इसका मतलब ये जो लेयर बनी ये बेसिक नेचर की लेयर हुई, तो दैट मीन्स बेसिक। क्लियर चीज? तो यहां पर एकदम क्लियर है, एसिडिक नहीं है, न्यूट्रल है। एम्फोटेरिक मैं आपको बता दूं, एम्फोटेरिक हम लोग उसको कहते हैं जो आपके क्या हो, एसिडिक नेचर भी शो करता हो और कभी कभी बेसिक नेचर भी शो करता हो, ऐसी चीजों को हम एम्फोटेरिक बोलते हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये बेसिक है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। सैंपल ऑफ soil is mixed with water and allowed to settle. The clear supernatant solution turns the pH paper yellowish orange. Which of the following would change the color of this pH paper to greenish blue? आप देखें यहाँ पर एक सॉइल का सैंपल लिया गया है जिसे पानी के साथ मिक्स किया गया है और उसे कुछ समय के लिए छोड़ दिया गया, अलाउ टू सेटल। क्लियर सुपरनेटेंट जो है सॉल्यूशन टर्न्स द पीएच पेपर येलोइश ऑरेंज। ऊपर जो क्लियर जो पानी का हिस्सा है, सॉल्यूशन का हिस्सा आ रहा है, वो पीएच पेपर को येलोइश ऑरेंज में कन्वर्ट कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ दिस पीएच पेपर टू ग्रीनिश ब्लू? इनमें से कौन सी चीज ऐसी होगी जो पीएच पेपर को आपके क्या करेगी? ग्रीनिश ब्लू। अब ग्रीनिश ब्लू बेसिकली किस साइड है वो आप थोड़ा सा समझिए। अब देखिए आपके सामने पीएच स्केल यहाँ पर एक स्केल दिखाई गई है, साथ में इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर दिखाई गया। यहाँ पर कलरिंग आप देख पा रहे हो इजीली। येलोइश ऑरेंज दिखने का मतलब हो गया ये रेंज, ये येलोइश ऑरेंज वाला रेंज हो गया, जो एक तरीके से आपका एसिडिक रेंज है, और ग्रीनिश ब्लू जो है वो इधर वाला रेंज है। दैट मीन्स एक तरीके से आपके बेसिक रेंज। अब तो आपको ये पता करना है कि इसमें से कौन सी चीज ऐसी है जो ग्रीनिश ब्लू मतलब बेसिक प्रॉपर्टी शो करती है। अब यहाँ पर 4 चीजें जो दी गई है, लेमन दिया गया है, लेमन जूस कंटेन एसिड कॉल्ड सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड होता है इसमें? सिट्रिक एसिड लेमन में। उसके बाद आपके विनेगर है, विनेगर में कौन सा एसिड होता है? तो आपके एसिटिक एसिड होता है, CH3COOH। कॉमन सॉल्ट NaCl है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। और एंटासिड ये आपके क्या होता है? मोस्टली बेसिक नेचर का सॉल्ट होता है। अब इसमें एंटासिड के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को भी आप यूज कर सकते हो, और NaHCO3 इसको भी यूज करते हो। ये भी बेसिक है, ये भी बेसिक है।
तो बेसिक सब्सटेंस यूज करना है, तो इसका मतलब आपके एंटासिड जो है दैट इज योर राइट आंसर. आंसर विल बी योर डी. डी इज योर राइट आंसर. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following give correct increasing order of acidic strength? आपके एसिडिक स्ट्रेंथ को बताने वाला कौन सा ऑर्डर इसमें एकदम सही है? तो आपका देखें ऑर्डर जो बताया जा रहा है, सबसे पहले में जो बताया जा रहा है वो क्या बताया जा रहा है? वाटर, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. फिर आपके बी वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड. फिर सी जो है वो आपके वाटर, एसिटिक एसिड, वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर एंड एसिटिक एसिड. अब आप अगर पीएच स्केल की बात करें, अगर मैं 0, 7 और 14 की बात करूं तो वाटर आपके यहां पर माना जा सकता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड काफी स्ट्रांग होता है तो वो मैं यहां मान सकता हूं. एसिटिक एसिड थोड़ा सा वीक एसिड में आता है तो वो आपके इस रेंज में आ सकता है. ये आपका एसिटिक एसिड यहां पर मान रहा है. इसका मतलब अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की जाए, इसका मतलब इस तरफ बढ़ते समय एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है. तो सबसे पहले वाटर, उसके बाद एसिटिक एसिड और उसके बाद आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर राइट आंसर. क्लियर चीज? फर्स्ट आपका राइट आंसर हो गया. चलिए नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 9. If a few drop of concentrated acid accidentally spill over the hand of a student, what should be done? अगर गलती से कंसंट्रेटेड एसिड किसी स्टूडेंट के हाथ पर गिर जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? पहला, वॉश द हैंड विथ सलाइन वाटर, सलाइन सॉल्यूशन से हाथ को धोना चाहिए. वॉश द हैंड इमीडिएटली विद द प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई अ पेस्ट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट. After washing with plenty of water, apply the solution of sodium hydroxide on the hand and neutralize the acid with strong alkali. तो इसमें B is the right answer, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पानी आप डालेंगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, उसका इफेक्ट कम होगा. साथ में आप एक पेस्ट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करोगे क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ बेसिक सब्सटेंस. तो ये आपके एक बेस का काम करेगा और साथ में पानी, ये दोनों मिल करके आपके उस बच्चे का जो एसिड का इफेक्ट उसके हाथ पर जो हुआ उस बच्चे के, वो बहुत फास्ट वो उसको क्या करेगा? रिलीफ देने का काम करेगा. क्लियर चीज? समझ में आ गई बात? नाउ नेक्स्ट, तो बी आपका आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. Sodium hydrogen carbonate when added to acetic acid evolve a gas. Which of the following statement are true about the gas evolved? अब आप देखें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ की गई है, तो चलो करके देखते हैं एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन इसकी. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 प्लस एसिटिक एसिड CH3COOH. रिएक्शन के बाद आपके बनेगा CH3 सोडियम एसिटेट CH3COONA प्लस आपके बनेगा CO2 प्लस H2. अब आप देख लीजिए क्या बन रहा है. तो ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एसिड की प्रॉपर्टी कि एसिड अगर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा. क्लियर चीज? अब यहां पर देखें जो गैस बनेगी उसके बारे में उसकी प्रॉपर्टी पूछी जा रही है, उसके लिए कौन कौन सी चीजें सही हैं. तो यहां गैस जो बन रही है वो ये वाली गैस है CO2. इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. ये लाइम वाटर को मिल्की बनाता है. यस, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. ये लाइम वाटर को क्या करेगा? मिल्की बनाने का
काम करेगा। तो पहली प्रॉपर्टी ये हो गया आपका, इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग स्प्लिंटर, ये आपके जलते हुए किसी चीज को बुझा देगा, तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी में आता है, तो सेकेंड ऑप्शन भी इसके साथ आ गया। इट डिजॉल्व अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डिजॉल्व होता है, तो ऐसा नहीं है, क्लियर। उसके साथ आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डिजॉल्व होता है, हाँ ये आप लोग कह सकते हैं कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डिजॉल्व होता है। और इट हैज अ पंजेंट अडर, इसकी स्मेल एक पंजेंट होती है, तो नो, इसकी स्मेल जो है वो पंजेंट नहीं होती। इसकी तीन प्रॉपर्टी सही आ रही है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाली, तो ये तीनों किसके साथ है आप देखें, ए ऑप्शन में फर्स्ट एंड सेकंड है, बी ऑप्शन में फर्स्ट सेकंड थर्ड है, और सी ऑप्शन में सेकंड थर्ड फोर्थ है, डी में ये आपका बी वाला सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्लियर। तो ये आपका आंसर है, ये तीनों पॉइंट सही है इसके लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, common salt beside being used in kitchen can also be used as a raw material for making, जो कॉमन सॉल्ट आपके किचन में काम में आता है उसका हम लोग और भी कई जगह यूज कर सकते हैं रॉ मटेरियल के रूप में, बताओ कहां। तो कॉमन सॉल्ट में जो मोस्टली आपके काम में आता है वो NaCl है, मतलब NaCl से क्या क्या चीजें और बनाई जा सकती है। वॉशिंग सोडा बनाया जा सकता है क्योंकि उसमें Na का यूज होता है, ओके, तो वॉशिंग सोडा बन सकता है। सेकेंड, ब्लीचिंग पाउडर आपके दिया हुआ है तो ब्लीचिंग पाउडर बन सकता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, यस, ब्लीचिंग पाउडर में भी आपके ये आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन का यूज हो गया। फिर बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपके NaHCO3, तो इसमें Na का यूज हो गया। तो कुल मिला के आप देख लें, वॉशिंग सोडा में हो गया Na2CO3.10H2, तो इसमें सोडियम आ गया, इसमें क्लोरीन आ गया, इसमें सोडियम आ गया। लास्ट स्लेक लाइम CaOH2, इसमें कहीं पर भी इन दोनों में से कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब स्लेक लाइम में ये रॉ मटेरियल के रूप में काम में नहीं आता, सिर्फ इन तीन में आ रहा है। तो कौन कौन से हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड का ऑप्शन यहां पर आपके मिस्टेक है, यहां पर ये जो है ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड सी यहां आपके आना चाहिए था, बट यहाँ बाय मिस्टेक आया नहीं है, तो यहाँ पर एक थोड़ी सी मिसप्रिंट है, वो आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये सी ऑप्शन जो है इसमें फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों दिए हुए हैं, तो ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो थर्ड ऑप्शन है सी वाला, उसके अंदर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों आएंगे, क्लियर। चलिए, तो ये आपके यहां पर 11th का ये तीनों है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, one of the constituents of baking powder is sodium hydrogen carbonate, the other constituent is, आपके बेकिंग पाउडर का एक कंस्टिट्यूएंट जो है वो आपके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दूसरा कंस्टिट्यूएंट बताओ। बेकिंग पाउडर जो बनता है आप लोगों को बताया था, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस, कौन कौन से दो सब्सटेंस है, बेकिंग पाउडर इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ आपके बेकिंग सोडा, एक तो बेकिंग सोडा आता है और दूसरा आता है आपके एडिबल एसिड। अब एडिबल एसिड, बेकिंग सोडा तो है आपका, वो तो बता ही दिया इसने कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 एक कंपोनेंट है, तो दूसरा कंपोनेंट बताओ, तो दूसरा कंपोनेंट एडिबल एसिड, इसमें से कौन सी चीज एडिबल एसिड के रूप में काम में आती है, एडिबल मतलब खाने वाला जो एसिड होता है, तो उसमें हम लोग बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मिनरल एसिड है नहीं, ये नहीं है एडिबल एसिड। टेट्रिक एसिड इज एडिबल एसिड, एंटीसेप्टिक एसिटिक एसिड ये भी नहीं है, और सल्फ्यूरिक एसिड ये भी नहीं है।
ये टार्ट्रिक एसिड इज योर एडिबल एसिड, बी इज योर राइट आंसर। क्लियर? टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, क्लियर चीज? ये आपके बी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, to protect teeth tooth decay we are advised to brush our teeth regularly. The nature of the toothpaste commonly used is, हमको दांत साफ करने की एडवाइस हमेशा दी जाती है कि टूथ डिके से बचना है तो रेगुलर ब्रश किया करें। तो हम लोग टूथपेस्ट जो यूज करते हैं उसका नेचर क्या होता है, कौन से नेचर का टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, एसिडिक नेचर का, न्यूट्रल नेचर का, बेसिक नेचर का या कोरोसिव नेचर का। तो हमें जो टूथपेस्ट यूज करना चाहिए वो कौन से नेचर का होगा, ये डिपेंड करता है कि टूथ डिके किससे होता है। हम लोगों ने पढ़ा था टूथ डिके जो होता है वो माउथ के अंदर, टूथ डिके जो होता है वो माउथ में जो बैक्टीरियाज के द्वारा, जो आपके बैक्टीरिया या जम्स वगैरह जो होते हैं उनके द्वारा जो एसिड प्रोड्यूस किया जाता है ना, जो भी माउथ में फूड पार्टिकल रह जाता है उस फूड पार्टिकल का डिग्रेडेशन के द्वारा वो एसिड क्रिएट करते हैं। तो एसिडिक आपके पूरा एक जो जोन है वो तैयार कर लेते हैं और फिर उस एसिडिक जोन से लड़ने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक बेस की रिक्वायरमेंट होती है और बेस क्या करेगा, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। तो इसका मतलब हम जो पेस्ट यूज करेंगे वो पेस्ट कौन से नेचर का होना चाहिए, वो पेस्ट जो है टूथपेस्ट आपके बेसिक नेचर का होना चाहिए। तो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। क्लियर चीज? ओके, चलते हैं आगे। Which of the following statement is correct about an aqueous solution of an acid and of a base? आपके एक्यूज सॉल्यूशन ऑफ एसिड और एक्यूज सॉल्यूशन ऑफ बेस के लिए इनमें से कौन सी बातें सही है वो समझनी है। यहां पर 4 बातें दी हुई हैं, चारों बातों को सही से समझिएगा आप। इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि पीएच वैल्यू और एसिड बेस की नेचर की बात की है, तो मैं अगर एक पीएच वैल्यू की बात करूं, ये 0, 7 और 14 अगर हम बात करें तो ये न्यूट्रल होता है। और इस तरफ आप जाते हो मतलब पीएच बढ़ाते हो, पीएच इंक्रीजेस, तो इस तरफ जाने पर बेसिक नेचर आता है, क्या आता है, बेस भी बढ़ता है। और अगर आप इस तरफ जाते हो मतलब पीएच डिक्रीज करते हो तो हम लोग जानते हैं आपके कौन सा नेचर बढ़ता है, एसिडिक नेचर बढ़ता है। क्लियर? अगर पीएच बढ़ता है तो बेस भी बढ़ता है, पीएच घटता है तो एसिड नेचर घटता है। जितना कम पीएच उतना एसिड स्ट्रांग होगा, जितना ज्यादा पीएच उतना बेस स्ट्रांग होगा। अब यहां पर देखिए, हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड। अब पीएच ज्यादा होगा तो एसिड स्ट्रांग होगा, नो, रॉन्ग। हायर द पीएच वीकर द एसिड, जितना पीएच ज्यादा होगा उतना एसिडिक नेचर कम होगा, राइट। तो आपका सेकेंड पॉइंट एक तो हो गया। फिर लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, जितना पीएच कम होगा उतना बेस स्ट्रॉन्ग होगा, नो, बेस तो इधर जाने पर बढ़ता है तो इधर पीएच कम होने पर बेस तो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। लोअर द पीएच वीकर द बेस, जितना पीएच कम होगा बेस उतना ही कम होगा, यस। तो आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो गया कौन सा वाला, 4th। तो सेकेंड एंड फोर्थ देखें कौन सा ऑप्शन है हमारा, सेकेंड एंड फोर्थ वाला, दैट इज द डी। आपका डी वाला आंसर हो गया। क्लियर चीज? चलिए नाउ नेक्स्ट। pH of gastric juice released during the digestion is, आपके गैस्ट्रिक जूस जो रिलीज होता है डाइजेशन के दौरान उसका pH क्या हो सकता है। अब हम लोग जानते हैं कि गैस्ट्रिक जूस जो है, गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो आपके एक मिक्सचर ऑफ HCl एंड सम एंजाइम है ना, कुछ एंजाइम वगैरह होते हैं इसमें। तो HCl की प्रेजेंस आपके क्या करेगी, उसे एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगी। तो एसिडिक मीडियम हो गया, गैस्ट्रिक जूस कौन सा हो गया, एसिडिक। अब एसिडिक कहाँ होता है, पीएच में, लेस देन में, मोर देन में, इक्वल टू या इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, इक्वल टू 0 नहीं होता। तो आपके हम ये कह सकते हैं
कि लेस देन 7 गैस्ट्रिक जूस की जो पीएच वैल्यू होगी वो 7 से कम होगी। इट इज अराउंड आपकी कितनी होती है, ये 1.5 से लेकर के 2 या 3.5 तक समथिंग इसकी वैल्यू पाई जाती है। क्लियर, पीएच वैल्यू जो है वो गैस्ट्रिक जूस की जो है वो कितनी होती है, 1.5 से लेकर 3.5 के बीच में अपने रहती है। चलिए, तो लेस देन ए इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। Which of the following phenomena occurs when a small amount of acid is added to water? जब आपके एसिड के अंदर थोड़ी सी मात्रा में अगर पानी मिलाया जाए तो इनमें से क्या चीजें होगी? आयोनाइजेशन होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा, डाइल्यूशन होगा या सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि एसिड में जब पानी मिलता है, एसिड में अगर आपके उसको वाटर मिलाया जाए या वाटर में एसिड आता है तो इसका आयोनाइजेशन हो जाता है। इसके जो कैटायन एनायन क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, और साथ में ये डाइल्यूट भी होगा। क्या होगा? डाइल्यूट। तो डाइल्यूशन भी हुआ और आयोनाइजेशन हुआ। क्लियर। सो आपके फर्स्ट पॉइंट हो गया, इसके साथ थर्ड पॉइंट हो गया। फर्स्ट और थर्ड कहाँ है? ये रहा। तो बी इज योर राइट आंसर। क्लियर चीज। चलिए, सो आपका 16 का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। Which one of the following can be used as a acid base indicator by visually impaired student? एक विजुअली इंपेयर्ड मतलब जिसे दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे बच्चे के द्वारा एसिड बेस का इंडिकेटर कौन सा लेना चाहिए? वो कैसे पता करे एसिड बेस? तो उसके लिए कौन से इंडिकेटर होगा? वो आपके 4 ऑप्शन, लिटमस, टर्मरिक, वेनिला एसेंस एंड पेटूनिया लीव्स। अब देखो, लिटमस कलर चेंज करता है तो कलर चेंज पता करने के लिए दिखना जरूरी है। टर्मरिक कलर चेंज करता है तो वो भी दिखाई दिए बिना हो नहीं सकता। वेनिला एसेंस एक ऐसा इंडिकेटर है जो बेसिकली क्या करता है, आपके अडर उसकी स्मेल को चेंज करता है। तो ये एक तरीके का आपके जो वेनिला एसेंस है, वेनिला एसेंस जो होता है ये एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में आता है। हम लोगों ने पढ़ा था ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो अपनी स्मेल को बदल करके इंडिकेट करे, तो ऐसे इंडिकेटर को हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। और ये उस बच्चे के काम में आ सकता है क्योंकि उसे दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन सूंघ करके वो पता कर सकता है। पेटूनिया लीव ये भी काम में नहीं आएगा क्योंकि ये भी कलर चेंज करता है। दैट मीन्स सी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, Which of the following substance will not give carbon dioxide on treatment with dilute acid? इनमें से कौन सी चीज आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं देती जब उसे डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाए? अब समझना है इन सब की रिएक्शन एसिड के साथ हम लोग समझते हैं। मार्बल में क्या होता है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये एसिड के कांटेक्ट में आपके CO2 देगा। आप जानते हैं, अगर नहीं है तो मैं रिएक्शन बता देता हूं। जैसे आपके HCl ले लें तो यहाँ पर आपके कैल्शियम कार्बोनेट है तो ये CaCl2 बन जाएगा प्लस CO2 प्लस आपके हो जाएगा CaCO2 प्लस H2। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लें ये CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है। दूसरा है आपके लाइमस्टोन। लाइमस्टोन भी सेम इसी को कहा जाता है, तो सेम रिएक्शन हो गई। बेकिंग सोडा NaHCO3, यहां पर भी आप देख ले सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट भी जो होते हैं वो भी एसिड की प्रेजेंस में CO2 गैस देते हैं। अगर यही होता तो यहां पर फिर वही NaCl प्लस आपके CO2 प्लस H2 रिलीज होता, तो यहां पर भी आपके CO2 बन रही है। बट लास्ट में लाइम इज योर कैल्शियम ऑक्साइड। अब यहां पर कार्बन है ही नहीं तो किसी भी प्रकार से आपके CO2 गैस बनने की कोई चांस नहीं है। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि लाइम इज योर राइट आंसर।
लाइम जो है वो यहां पर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर, इनमें से कौन सी चीज एसिडिक नेचर की है? लाइम जूस, ह्यूमन ब्लड, लाइम वाटर एंड एंटासिड। लाइम जूस जो है वो आपके सिट्रिक एसिड है, इट इज एसिडिक इन नेचर। ह्यूमन ब्लड स्लाइटली बेसिक होता है, 7 से 7.8 तक की इसकी वैल्यू होती है, मोस्टली एवरेज 7.4 हम लोग उसको बोलते हैं। लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक बेसिक है, और एंटासिड ये भी बेसिक नेचर का होता है। तो यहाँ एसिडिक नेचर की एक ही चीज है, दैट इज योर लाइम जूस, जिसमें आपके सिट्रिक एसिड पाया जाता है। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20, यहां पर आपको एक सर्किट दिख रहा है, इस सर्किट पर क्वेश्चन है कि एक इन एन अटेम्प्ट टू डेमोन्स्ट्रेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थ्रू अ इलेक्ट्रोलाइट द फॉलोइंग एपरेटस वाज सेटअप। एक एपरेटस के सेटअप के द्वारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का एक डेमोन्स्ट्रेशन करने की कोशिश की गई है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही या गलत है वो आपको पता करने हैं। तो हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा पॉइंट सही है। आप देख लीजिएगा, यहाँ पर एक बीकर के अंदर एक रबर कॉर्क के ऊपर 2 नेल लगाई गई है और दोनों नेल को आपके एक बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है। तो ये आप देख लें, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से लगा हुआ है, ये नेल जो है वो बैटरी के आपके स्विच बल्ब से होता हुआ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक गया। साथ में इसके अंदर एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, सॉल्यूशन है डाइल्यूट NaOH। तो डाइल्यूट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। अब समझें इसमें पॉइंट क्या है। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक, ये इलेक्ट्रोलाइट एसिडिक नहीं है इसलिए बल्ब नहीं लगेगा। तो डाइल्यूट NaOH भी आपके आयंस की प्रेजेंस में बल्ब कर सकता है, तो जरूरी नहीं है कि एसिडिक नहीं है इसलिए नहीं हो रहा है। बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH इज a strong base and furnish ions for conduction। NaOH बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब यहां पर ग्लो करेगा क्योंकि NaOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है और आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। तो यस इट कैन बी, ये पॉइंट सही है। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज द सर्किट इज इनकम्प्लीट, सर्किट इनकम्प्लीट है। अब आपको यहाँ लग रहा है कि यहाँ पर जो रबर कॉर्क के साथ दिया है तो डायरेक्ट नेल कनेक्ट नहीं हो रही है, बट इनके बीच में ये सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन आयन का ट्रांसफॉर्मेशन करेगा और आयन के ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। तो ये पॉइंट भी गलत हो गया। फोर्थ पॉइंट, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बल्ब आपके ग्लो नहीं करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के टाइप पे डिपेंड करता है, तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्ब ग्लो करेगा। अब यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 2 है ये एकदम सही है क्योंकि NaOH जो है वो आयंस प्रोड्यूस करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस है, कंप्लीटली आयोनाइज होगा और ये आयंस आपके इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएगा और फिर ये इलेक्ट्रिसिटी पास होकर के बल्ब तक पहुंचेगी तो बल्ब भी ग्लो करेगा। तो आंसर विल बी योर बी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बी, हाँ ये यहां पर आपके आंसर 2nd पॉइंट सही है, ये आंसर हो गया सी, सॉरी आंसर सी होगा, पॉइंट नंबर 2 सही है बट आंसर आपका सी है। क्लियर? 2nd ऑनली। ध्यान देखिए एग्जाम में इसी तरीके से थोड़ी परेशानी होती है कि ये ऊपर अलग पॉइंट दिया होता है फिर नीचे हमें इनमें से सिलेक्ट करने होते हैं। कई बार जैसे अभी गलती मेरे से हुई, ऐसी गलती बच्चे भी कर जाते हैं कि वहां पर सीधा ये 2nd है और बी भर के आ जाएं, तो यहां पर गलती होने की पूरे चांसेस हो जाएंगे, इसलिए आप थोड़ा सा देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डिसॉल्यूशन ऑफ गोल्ड। गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए, डिसॉल्यूट करने के लिए आपके कौन सी चीज का यूज किया जाता है। ये अक्सर जो काम है ये किसको करना पड़ता है, ये हमारे जो सोनार भाई होते हैं उनको सोने को गलाने के लिए, उसे डिसॉल्व करने के लिए एक सॉल्यूशन उनको चाहिए होता है। वो सॉल्यूशन कौन सा होता है, वो इनमें से कोई एक होगा। एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया इज द राइट आंसर। एक्वारेजिया बेसिकली क्या है, ये आपके एक स्पेशल तरीके का मिक्सचर तैयार किया जाता है जो आपके HCl
और कंसंट्रेट HCl और कंसंट्रेट HNO3 के कॉम्बिनेशन से बचता है। और उसमें ये 3:1 की कॉम्बिनेशन होता है, 3 पार्ट HCl का और 1 पार्ट HNO3 का। और इस मिक्सचर के कॉम्बिनेशन से एक बहुत ही हाईली फ्यूमिंग लिक्विड तैयार होता है, दैट इज योर एक्वा रेजिया। और ये इतना स्ट्रांग होता है कि ये गोल्ड को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। ये लिक्विड क्या कर सकता है? गोल्ड को अपने अंदर डिसॉल्व करता है। क्लियर? तो ये गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए लिक्विड काम में आता है। क्लियर? तो आंसर इज योर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड? इनमें से कौन सा एसिड मिनरल एसिड नहीं है? अब इनमें से HCl मिनरल एसिड है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था। सिट्रिक एसिड आपके जो है ये लेमन में पाया जाने वाला है या ऑरेंज में पाया जाने वाला है, ये आपके मिनरल एसिड में नहीं आता। सिट्रिक एसिड जो है ये मिनरल एसिड नहीं है। तो एक तो ये हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड वो भी मिनरल एसिड में आता है और नाइट्रिक एसिड वो भी मिनरल एसिड में आता है। क्लियर? हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोगों को पता होगा कि मैंने कुछ मिनरल एसिड के एग्जाम्पल बताए थे, कुछ ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल बताए थे। तो इसमें ये तीनों मिनरल में आते हैं, जबकि सिट्रिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड में आता है ना। तो ये आपका हो गया इसका आंसर बी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस? इनमें से कौन सी चीज बेस नहीं है? अब बेस की पहचान क्या है? किसी चीज का बेस होना नहीं होना किस पे डिपेंड करता है? बेस की हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, आप लोगों को याद हो तो। बेस किसे कहा जाता है? बेस उन सब्सटेंस को कहा जाता है जो आपके वाटर में डिसॉल्व होकर के क्या प्रोड्यूस करते हो? आपके OH नेगेटिव हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हो। तो अब इनमें से कौन कौन से हाइड्रो ऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे? NaOH। यस, NaOH वाटर की प्रेजेंस में आपके Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो OH प्रोड्यूस हो रहा है। KOH ये भी वाटर की प्रेजेंस में आपकी क्या करेगा? K पॉजिटिव और OH नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा। फिर आपके NH4OH ये भी आपके वाटर की प्रेजेंस में NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। बट आपके C2H5OH वाटर की प्रेजेंस में आयोनाइज नहीं होता। तो इसका मतलब ये जो है ये OH नेगेटिव प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो जो सब्सटेंस वाटर में OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस नहीं करते उन्हें हम बेस नहीं मानेंगे। बेस उन्हीं को मानेंगे जो OH नेगेटिव प्रोड्यूस करेंगे। दैट मीन्स एल्कोहल, ये आपके बेसिकली एक एल्कोहल है, इसे हम लोग इथाइल एल्कोहल भी कह सकते हैं, एथिल एल्कोहल। क्लियर चीज? तो ये एथिल एल्कोहल है जो आपके जो OH नेगेटिव आयन है इसे प्रोड्यूस नहीं करता, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस नहीं करता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ऑल मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सारे मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो आई थिंक ये वाला पॉइंट सही है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कौन सा और दिया। ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड। मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और एसिड देते हैं। तो ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा। तो बी जो है ना, पहला जो था वो आपके मेटल कार्बोनेट का था। मेटल लिख लेता हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आप लोगों को। मेटल कार्बोनेट आपके एसिड की प्रेजेंस में सॉल्ट, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो CO2 देते ही देते हैं, वाटर देते हैं, सॉल्ट भी बनता है। मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ ये आपके सॉल्ट प्लस एसिड, तो सॉल्ट प्लस एसिड नहीं देते, ये मोस्टली आपके बेस प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? बेस।
तो ये वाला जो पॉइंट इसमें है जो दिया हुआ है सॉल्ट प्लस एसिड, बी जो है वो आपका रॉन्ग पॉइंट है। और सी भी पढ़ लेते हैं। सम मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, तो मेटल एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं, ये भी बात सही है। सम नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल जो ऑक्साइड है ये आपके वाटर के साथ, जैसे मेटल ऑक्साइड मैंने आपको बताया बेस बनते हैं, तो ये बनाते हैं एसिड, तो ये पॉइंट भी सही है। इसका मतलब ए, सी और डी तीनों सही है, बी आपका जो पॉइंट है इसमें गलत है और ये गलत वाला ही पॉइंट ही पूछ रहा था, तो बी इज योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्लियर? मैच द केमिकल सब्सटेंस गिवन इन कॉलम ए एंड विद देयर एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन गिवन इन कॉलम बी। कॉलम ए का कॉलम बी के साथ मैचिंग करना है, समझे हम लोग। ब्लीचिंग पाउडर इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? ब्लीचिंग पाउडर डीकलराइजेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। ब्लीचिंग पाउडर कलर उड़ाने का काम करता है, ध्यान रखना। अक्सर ब्लीचिंग पाउडर जो है कलर सब्सटेंस के साथ अगर मिला दिया जाए और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली क्या करता है, आपके ये एक वाटर की प्रेजेंस में ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर जाता है ना। ये वाटर के अंदर जब आप डालते हो तो पहले क्लोरीन गैस बनती है, क्लोरीन गैस वाटर के कांटेक्ट में आती है और नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन जो होती है ये किसी भी कलर सब्सटेंस को, किसी भी कलरफुल सब्सटेंस को ये नेसेंट ऑक्सीजन कलरलेस बना लेती है। तो ये डीकलराइजेशन, तो ए थर्ड के साथ, तो ए और थर्ड वाला ये यहाँ बी और सी हमारे पास दो ऑप्शन है। इसके बाद बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का काम एंटा एसिड के रूप में होता है, जानते हैं। तो बी का आंसर हो गया फोर्थ, तो यहाँ पर बी का आंसर कहाँ पर है? फोर्थ, ठीक है। ए हो गया थर्ड के साथ, बी हो गया फोर्थ के साथ। फिर सी वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा जो है वो आपके प्रिपरेशन ऑफ ग्लास में काम में आता है, हमने यूजेज में देखा था, ग्लास बनाने में काम में आता है, तो वॉशिंग सोडा का यूज हो गया यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद आपके सोडियम क्लोराइड सिंपली प्रोडक्शन ऑफ H2 प्लस Cl2। H2 प्लस Cl2 कैसे हो सकता है आप बता सकते हो? एक्चुअली हम लोगों ने एक ब्राइन सॉल्यूशन फॉर्मेशन ऑफ NaOH वाली जो हमने रिएक्शन देखी थी, हमने जो एक रिएक्शन देखी थी उस रिएक्शन के अंदर आपको पता हो तो NaOH प्रोडक्शन के अंदर एक क्लोर एल्कलाई प्रोसेस चलता है और जिसमें NaCl को वाटर के साथ मिला करके उसे इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है। तो NaCl प्लस वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो रिजल्ट में क्या बनता था? NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। इसे हम लोग क्लोर एल्कलाई प्रोसेस भी बोलते हैं। क्लोर एल्कलाई प्रोसेस क्यों कहा जा रहा है? ये एल्कलाई बन रहा है और ये क्लोरीन बन रहा है, इसलिए इसे क्लोर एल्कलाई प्रोसेस भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर ये देख लें NaCl का यूज करके H2 और Cl2 दोनों प्रोड्यूस हो रही है, तो इसका मतलब D जो है वो आपके हो गया कौन सा? सेकंड। इसका मतलब A का थर्ड था, B का फोर्थ था, C का वन था, D का सेकंड था। तो इस तरीके से आपका C वाला जो है वो आपका आंसर सही है। क्लियर चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड and sodium hydroxide solution of same concentration are mixed and the pH of the resulting solution is checked with pH paper, what would be the color obtained? अब आप देखें यहाँ पर आपके सेम कंसंट्रेशन वाले सेम मात्रा में आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को मिलाया गया और फिर उसका पीएच चेक किया गया पीएच पेपर से। अब मुझे बताइए इसमें से कौन सा कलर ऑब्टेन होगा? तो दोनों स्ट्रॉन्ग है,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आपके स्ट्रॉन्ग आ रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन भी स्ट्रॉन्ग कहा जा रहा है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस गिव न्यूट्रल सॉल्ट, और न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच जो होगा वो हो जाएगा आपका 7। तो 7 का जो कलर है वो आपके कैसा है, रेड है नहीं है, येलो है नहीं है, येलोइश ग्रीन है, ये थोड़ा सा येलो और ग्रीनिश थोड़ा मिक्स है, ब्लू नहीं है। तो ये आपका सी इज योर राइट आंसर। इसे ग्रीन या ग्रीनिश येलो थोड़ा सा कह सकते हो आप, येलो ग्रीनिश है। तो 7 वाला जो है क्लियर चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग is are true when the HCl gas is passed through water। अगर HCl गैस को वाटर से आप पास करोगे तो इसमें से कौन सी चीज होगी। It does not ionize in solution as it is covalent compound। अब ये कोवेलेंट तो कहाँ है, ये तो आयनिक कंपाउंड है, तो पहला पॉइंट ऐसे ही रॉन्ग हो गया। सेकेंड, इट आयोनाइज इन द सॉल्यूशन, यस इट कैन आयोनाइज क्योंकि HCl एसिड है और ये वाटर के कांटेक्ट में आते ही आयोनाइज होगा, तो दैट मीन्स सेकेंड पॉइंट एक तो सही है। थर्ड, इट गिव्स बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइल आयन इन द सॉल्यूशन। इसमें दोनों में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइल है ना, हाइड्रोक्साइल कौन सा, हाइड्रोनियम आयन, सॉरी हाइड्रोक्साइल OH नेगेटिव आयन, ये दोनों बनेंगे। तो ये दोनों तो कैसे बनेंगे, हाइड्रोजन आयन तो बनता है ठीक है, हाइड्रोक्साइल OH नेगेटिव आयन आपके यहाँ पर नहीं बनता, तो थर्ड पॉइंट नहीं होगा। फोर्थ, इट फॉर्म हाइड्रोनियम आयन्स इन द सॉल्यूशन ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विद द वाटर मॉलिक्यूल। ये हो सकता है कि हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो वाटर हमको दो चीजें, वाटर की प्रेजेंस में एसिड दो चीजें दे सकता है। एसिड जब आपके वाटर के कांटेक्ट में आता है तो पहले H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, फिर यही H पॉजिटिव आयन जब आपके वाटर के साथ कांटेक्ट में आता है तो हाइड्रोनियम आयन भी देता है H3O पॉजिटिव। क्लियर। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन भी बनता है, हाइड्रोनियम आयन भी बनता है और ये आयोनाइज भी हो रहा है। तो आपके एक तो सेकेंड पॉइंट सही है और दूसरा फोर्थ पॉइंट सही है। तो सेकेंड और फोर्थ का कॉम्बिनेशन कहां पर है भाई, ये रहा, सी इज योर राइट आंसर। क्लियर चीज, सी जो है वो आपका राइट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड। आपके एसिड के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है। बिटर एंड चेंज रेड टू ब्लू, बिटर टेस्ट होता है, एसिड का बिटर टेस्ट नहीं होता, पॉइंट ऐसे ही रॉन्ग हो गया। बी, सॉर एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, सॉर टेस्ट होता है। अब देखना है कि कलर सही दिया है, रेड टू ब्लू का हो गया, तो एसिड जो है वो रेड टू ब्लू नहीं करता है, तो ये रॉन्ग हो गया। सी, सॉर टेस्ट एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, हाँ ये हम लोग कह सकते हैं कि सॉर टेस्ट होता है और ये ब्लू लिटमस को रेड में बदलता है, करेक्ट। बिटर एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, तो डी वाला भी रॉन्ग, सी इज योर राइट आंसर। क्लियर है चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन डाइल्यूट एक्यूज सॉल्यूशन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें से कौन सी चीज डाइल्यूट जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाइल्यूट करने पर एक्यूज सॉल्यूशन में पाई जाएगी, इसमें से सही चीजें बतानी है। H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब इसको देखें आप, इसकी रिएक्शन में बता देता हूं आपको। HCl का अगर आप एक्यूज सॉल्यूशन बनाते हैं, वाटर की प्रेजेंस में इसे डालते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये वाटर की प्रेजेंस में आएगा तो ये H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव देगा, साथ में ये H पॉजिटिव वाटर के साथ रिएक्ट करके आपके क्या कर जाएगा, H3O पॉजिटिव दे देगा। तो इसका मतलब हमें जो आउटपुट मिला ये तो यहाँ यूज हो गया, आउटपुट में हमें Cl नेगेटिव और OH पॉजिटिव आयन मिल रहे हैं। तो ये इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। क्लियर। चलिए तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन ऑक्यूरिंग ड्यूरिंग द क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। अब आप यहां पर देखें कि कौन सा क्लोर एल्कलाई प्रोसेस की रिएक्शन एकदम सही है। क्लोर एल्कलाई मैंने आपको एक रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले ही बताई थी, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, NaCl का एक एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है
और इन दोनों के रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। इसके रिजल्ट में हमें NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। अब देखें ये दो गैस बनती है, सही है, ये डिजोल्व फॉर्म में तो एक्यूज रहेगा, ये वाटर है तो वाटर को लिक्विड लिखते हैं, वाटर को एक्यूज नहीं लिखना चाहिए, और NaCl यहाँ पर एक्यूज फॉर्म में यूज होगा। तो कुल मिला के इसमें से कौन सी इक्वेशन इस पैटर्न में दी हुई है? तो आप देखिए यहाँ पर ए में ये लिक्विड दे दिया, इसे लिक्विड नहीं लिखेंगे, इसे एक्यूएस लिखना चाहिए था, तो ये फर्स्ट सही नहीं है। NaCl में AQ, वाटर को AQ नहीं लिखना चाहिए, ये यहाँ पर रॉन्ग हो गया। फिर NaCl AQ एक्यूएस सही है, H2O लिक्विड में है, ये भी सही है, NaOH एक्यूएस है, सही है, क्लोरीन एक्यूएस और H2 एक्यूएस ये रॉन्ग हो गया, तो ये गलत हो गया यहाँ पर। फिर NaCl एक्वस सही है, H2O लिक्विड सही है, NaOH एक्वस सही है, क्लोरीन गैस सही है और हाइड्रोजन गैस सही है। तो D इज योर राइट आंसर। क्लियर चीज? तो ये आपका हो गया D। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, इट pH इज लाइकली टू बी। एक सॉल्यूशन जो है वो रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है। अब रेड को ब्लू करने का मतलब क्या हुआ? रेड टू ब्लू, ठीक है, लिटमस को रेड टू ब्लू प्रॉपर्टी किसकी होती है? बेस की होती है। क्लियर? एसिड की होती है ब्लू टू रेड। अब बेस होता है मतलब पीएच में कहां आता है ना, पीएच में बेस इधर होता है और इधर एसिड होता है। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन का पीएच क्या होना चाहिए? मोर देन 7 से 14 के बीच में। तो कौन सी वैल्यू है? 10। डी इज योर राइट आंसर। A solution react with crushed eggshell to give a gas that turns lime water milky. The solution contain. अब यहाँ पर समझे हैं कि जो एगशेल की बात की गई है, तो एगशेल में क्या होता है? आपके कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3। अब कैल्शियम कार्बोनेट एगशेल में होता है जो आपके किसके साथ रिएक्ट करने पर एक ऐसी गैस दे जो लाइम वाटर को मिल्की करे। मोस्टली आपके NaCl के साथ नहीं होगा, HCl के साथ अगर इसकी रिएक्शन होती है तो ये CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2। तो आप देख सकते हो ये गैस बन रही है, और ये गैस जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये लाइम वाटर को क्या कर देती है? लाइम वाटर का मतलब हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। इसको ये क्या करेगी? मिल्की करने का, थोड़ा सा दूधिया टाइप का बनाने का काम करेगी, मिल्की अपीयरेंस। तो लाइम वाटर को मिल्की करने वाली गैस CO2, और CO2 गैस इन चारों ऑप्शन में से HCl के साथ रिएक्ट करने पर होता है। क्लियर? तो इस तरीके से B इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl. If we take 20 ml of the same solution of NaOH, the amount HCl solution, the same solution as before, requirement to neutralize it will be. अगर आपके पास NaOH और HCl का एक सॉल्यूशन है और इन दोनों को जब 10 ml आपने NaOH यूज किया तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको क्या लेना पड़ा? 8 ml HCl। और इसी कंसंट्रेशन का यदि आप 20 ml NaCl लोगे, सॉरी नॉट NaCl, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको कितने ग्राम HCl लेना पड़ेगा? तो ऑब्वियसली अगर ये 10 पर 8 है तो 20 ml पर कितना चाहिएगा? 16 ml। जितना ज्यादा बेसिक होगा उतना ही ज्यादा आपको एसिड लेना पड़ेगा। क्लियर? तो आंसर इज योर डी। आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। क्लियर? सो लास्ट क्वेश्चन है ये अपना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप
ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। इंडाइजेशन के लिए कौन से टाइप की मेडिसिन दी जाती है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड और एंटीसेप्टिक। देखो, इनडाइजेशन का मतलब क्या होता है? इनडाइजेशन का मतलब होता है कि स्टमक में डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, और जब स्टमक में डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है तो गैस्ट्रिक जूस क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। गैस्ट्रिक जूस जो हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा, और गैस्ट्रिक जूस बढ़ने का मतलब हो गया स्टमक में HCl की क्वांटिटी बढ़ना, और HCl बढ़ने का मतलब एसिडिक मीडियम बढ़ना, और एसिडिक मीडियम का मतलब हमें एक ऐसी चीज चाहिए जो एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करते हो, दैट इज योर एंटासिड। क्लियर? द आंसर इज योर सी। क्लियर? सो कंप्लीट। सो आज के लिए आपके ये क्वेश्चंस, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, लॉजिक समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट में मुझे लिख करके बता दीजिएगा कि इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है, और मैं उसका आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका आंसर दे दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।